ऐसा नहीं लगता कि चुनाव का बड़ा इम्पैक्ट जो है कि दिल्ली में चुनाव है और अक्टूबर नवंबर में अगर जाएं तो बिहार में चुनाव होने वाले, तो थोड़ा सा ये वहाँ पर रेवड़ियों के हिसाब से तो नहीं देखा। पर राजकुमार जी के पास जाना चाहूँगा। राजकुमार जी, आपको कैसा लगता है ये बजट? कैसा लगा आपको ये बजट? किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को आप? क्या वाकई एक आम इंसान जो महंगाई से त्रस्त है, क्या उसको कुछ राहत मिली है? हाँ, नौकरी पेशा वालों को जरूर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप ये? जी, आप पूरे बजट में मुझे एक भी ऐसा बिंदु बता दीजिए सीधे तौर पे इस देश के आम व्यक्ति को फायदा मिला हो। हाँ, बात करते हो हमने 12 लाख रुपए की जो आय वालों का टैक्स फ्री कर दिया। कितने लोग इस देश के अंदर पर ईयर 12 लाख कमाते हैं? आपको एक आंकड़ा बताता हूँ सर्वे का कि 80% लोग 20,000 रुपये महीने कम कमाते हैं। 20,000 रुपये महीना कमाने वाले लोगों की संख्या 80% है। तो अब टैक्स की तो उस बात में, और दूसरे आप बोल रहे हो युवाओं के कौशल विकास। लास्ट बजट में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक घोषणा की थी 500 बड़ी कंपनियां युवाओं को प्रति वर्ष 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे। आप मुझे 10 कंपनियां गिना दीजिए और संख्या बता दीजिए इतने युवाओं को मिला है। केवल क्या कर रहे कि इनसे रोजगार तो नहीं तैयार किए नहीं जा रहे, और युवाओं का ध्यान कैसे उस रोजगार की तरफ से भड़काकर, और यूं बोलते बस आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर व्यापारी बनेंगे। अरे भाई साहब, आप आंकड़ा उठा के देखिए, बड़ी मुश्किल से लोन मिलता है, मैनेजर कमीशन खाता है, बीच में दलाल कमीशन खाता है, और उनसे आधे से ज्यादा लोन रिकवर चुकाए नहीं जा रहे। कितने हो गए? केवल इस देश के चाहे इन्होंने युवा उनको सिर्फ भ्रमित करने का काम किया। बजट की शुरुआत आपने किसानों से की है। सीधे सीधे तौर पे किसान अपनी फसल का एमएसपी मांग रहे थे, क्या कम किया आपने? क्या खाद पे जो 450 रुपए का कट्टा आपने 1600 रुपए ले जाओ, क्या उस पर कमी की? जो खाद बीज उन्हें बुआई के लिए मात्र 500 से 700 रुपए किलो के बीच में मिलता था, वो आज 2500 से 3000 रुपए किलो के बीच में मिल रहा है। क्या उसमें कमी की? आपने किया क्या? आपने बोल दिया प्रधानमंत्री जी हर महीने खाते में पैसे डाल रहे। कितना डाल दिया भाई साहब? आपने उद्योगपतियों का जितना कर्जा माफ किया ना, उस हिसाब से अगर एवरेज दिखाया जाए तो आपने किसानों को जितनी भी आपने किसान सम्मान निधि दिए उससे 2857% ज्यादा अपने उद्योगपतियों का, मात्र 22 से 25 उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया है। और आज भी इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली थी अभी कि खानदान का विकास। खानदान का विकास किसे कहते हैं? अंबानी अडानी का जो विकास हो रहा है, आज भी 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने अडानी को दे रखा है, इसे कहते हैं। एफडीआई की आप बात करते थे, एक समय आप विरोध करते थे, आज 100% लागू कर रहे हो। किस प्रकार इस देश को। और दूसरी बात, हम सब राजस्थान से आते हैं, यहाँ बैठे थे, पिछले बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला था और अभी भी कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ बातें। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। राजस्थान के दोनों इंजन फेल हुए पड़े। इनके मंत्रियों को यही पता नहीं कि हम सत्ता में कि नहीं है। इनके ही मंत्री, कैबिनेट मंत्री कल का बयान सुन लीजिए, जवाब लेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है सर कि सीधे सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक को गुमराह करने की बात। हाँ बताइए, महंगाई को कम करने के लिए आपने क्या किया? बेरोजगारी कम करने के लिए आपने क्या किया? दूसरे हम बात करते हैं कि देश में आर्थिक मंदी अभी एक तरीके से चल रही है, उससे बाहर निकलने का क्या किया? विकासशील देश से विकसित देश में जाने के लिए हमें कम से कम जीडीपी 8% चाहिए, जो कि कम से कम 2 दशक तक कंटिन्यू ये चलना चाहिए। जब यूपीए गई थी 7.6 छोड़ के गई थी, आपने 6 पे ला के रख दिया उसको, और फिर अब बोलोगे 2047 का विजन। करो कुछ भी मत। आपने बोला स्मार्ट सिटियां देंगे, ब्लू ट्रेन देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2014 से अभी तक सिर्फ ये देश जुमले ही तो सुनता है, और इनके गृह मंत्री जी बोलते हैं 15 लाख पे, वो तो चुनावी जुमला था। अब बताइए कौन झूठा कौन सच्चा? क्या ये अपने गृह मंत्री को झूठा बोल सकते हैं जिन्होंने अपने मुंह से बोला था हमने तो जुमले दिए थे? क्या ये देश के युवा, किसान, महिलाएं जुमले सुनना के लिए बैठे? लेंगे, उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन भंवर सिंह जी सीपीआईएम से हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी जान लें कि उनकी नज़र में ये बजट कैसा है। भंवर सिंह जी, देखिए, अभी ये बजट जो है दिल्ली और बिहार के चुनाव को मद्देनजर रख के बनाया गया है, और अभी आप कह रहे हैं कि 7 दिन के बाद में जब चुनाव हो जाएंगे दिल्ली के ना, उसके बाद में वो इनकम टैक्स के स्लैब बनाएंगे। भाई अभी क्यों नहीं बना दिया? इसका मतलब कोई न कोई घपला है। ये जो 12 लाख की घोषणा की है ना, इसमें भी कुछ न कुछ आगे घपला करेंगे ये लोग। ये बहुत शातिर लोग हैं और बहुत शातिर सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको जानते हैं सब लोग कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं। अभी चुनाव के मद्देनजर रख के दिल्ली को केवल 12 लाख की घोषणा आप कह सकते हो कि इनकम टैक्स की में दी गई है। इसके अलावा 100% एफडीआई
खोल देना LIC के अंदर, ये किस बात का द्योतक है कि ये हमारे उन नवरत्नों को जो देश का विकास कर रहे हैं। LIC ऐसा है जो खुद कर्जा देता है, उसको FDI की जरूरत ही नहीं है, फिर आप क्यों FDI उसमें लगा रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप किसकी दलाली कर रहे हो? आप अडानी और अंबानी की खुली दलाली कर रहे हो यहां पर बैठ करके। जो प्रॉफिटेबल संस्था है, जो घाटे में नहीं चल रही है, जो देश के विकास में काम कर रही है, गांव-गांव के विकास में काम कर रही है, जिसकी खुद की प्रॉपर्टी अरबों में है, उसको आप बेचने की साजिश रच रहे हो FDI के जरिए। इसी के साथ साथ किसान को क्या दे दिया आपने इसके अंदर? केवल लोन देंगे 3 लाख से 5 लाख का, यानी कर्जदार बनाओगे। महिला को कर्जदार, विद्यार्थी को कर्जदार, आप किसान को कर्जदार बनाएंगे। ये कर्जदार बनाने का बजट है, इसमें छूट क्या है? मुझे बताइए कि ये लाभ मिलेगा। कौन सी ऐसी चीज कर दी जिससे फायदा मिलेगा? कौन सा रोजगार का? इन्होंने 10,000 मेडिकल की सीट, बहुत बड़ी पीठ थपथपा रहे। अरे कॉलेजों में बच्चे नहीं है, फीस भर नहीं पा रहे, आप उसको शिक्षा को फ्री करिए दुनिया की तरह से, अमेरिका के, जापान, जर्मनी की तरह शिक्षा फ्री क्यों नहीं करे आप मेडिकल तक की? तब जाने कि आपको सरकार जनता के लिए कुछ करना चाहती है। ये केवल थोती बातें जिसको बोलते हैं ना, ये वो थोता चना बाजे घना वाली बात कर रहे हैं। तो शर्मा जी अपनी फीट अपने आप ही थपथपा रहे हैं कि हम बीजेपी वाले बहुत शुभकामना देते हैं। वो स्नान कर रहे हैं, वो स्नान में कितने लोग मर गए ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि इनको आंकड़े देते हुए शर्म आ रही थी वहां पे। इनका मुख्यमंत्री महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। इनका वो सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री झूठा है। ऐसे व्यक्तियों को अगर आज बजट पेश किया तो है क्या इस बजट में? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं महिलाओं की हालत ये हुई है, 90 के दशक में 30% कामकाजी महिलाएं थी, आज 20% रह गई है इनकी वजह से। 20%। दुनिया बढ़ रही है, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस 50 से 52% महिला कामकाजी है, हमारे देश में 30 से 20% पे आ गई है। किसका विकास कर रहे हैं ये? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। चलिए हम जवाब ले लेते हैं। पीवत शर्मा जी, क्या क्या कहना है? लगातार जो है CPIM के जो हमारे साथी हैं और कांग्रेस के जो साथी हैं सीधे तौर पर एक उंगली खड़ा कर रहे हैं कि जो 12 लाख का जो आप पीठ थपथपा रहे हैं कि अब कर मुक्त रहेगा नौकरी पेशा वाला आदमी, लेकिन अभी उसको भी सप्ताह भर लगेगा, वो एक नया बिल बन के जो है वो सामने आएगा, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। तब तक इनका जैसा मानना है कि क्योंकि दिल्ली का चुनाव है एकदम, और दिल्ली जो है कामकाजी लोगों से भरी पड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर जाएगा। तो क्या क्या ये ऐसा कुछ है या वाकई इसके अंदर कुछ आंकड़ों का मायाजाल नहीं होगा? देखिए सर, जैसा कि एक सार्वभौमिक सत्य ये है कि जैसी सोच वैसा ही मन हो जाता है, वैसा ही विचार हो जाता है। तो सकारात्मक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये बजट में देखने लायक बहुत कुछ है। अब केवल बुराई करनी है एक राजनीतिक, बताइए क्या फायदा होगा शर्मा जी? आप बता दीजिए। आप एग्रीकल्चर की बात करो, आप लाभ बताइए, किसान को कर्जदारी तो बनाओगे 3 लाख से 5 लाख। आपने बोला, मैंने कुछ बोला, आप सुनने मैं तो पूछ रहा, क्षमता मेरी तो सुनिए, तो चुप रहिए। प्रॉफिट बताओ ना, ये प्रॉफिट होगा। जी एक बार उनका प्रॉफिट तो बताओ, ये फायदा होगा। खाली कर्जेदार तो बना रहे हो। भंवर सिंह जी एक बार उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। नहीं सुन रहे हम तो, आपको सुनाए, हमने बोले नहीं पहले। इस बजट में सीधा सीधा ये कहा गया है कि 100 जिलों को जहां उत्पादकता, कृषि उत्पादकता कम है, वहां पे पूरा फोकस कर, वहां पे पूरी योजना बनाकर 1,75,00,000 किसानों को सीधा सीधा फायदा दिया जाएगा। ये कम बात है क्या? पहले कभी ऐसा एनालिसिस होता ही नहीं। सर मेरी बात सुन लीजिए, बाद में अपनी बारे में आपकी बारे में मैंने बोला ही नहीं। आप सुनने की क्षमता रखिए, खाली बोलना है इसलिए जरूरी नहीं है ना। रही बात महिलाओं की बात करते हैं, तो हमारी सरकार ने 30% रिजर्वेशन राजनीतिक क्षेत्र में भी अभी किया है। दूसरा 70% सहभागिता का बजट में सीधा सीधा बोला गया है कि आने वाले टाइम में 70% सहभागिता हम देश की GDP में महिलाओं का होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व का काम है। दूसरी बात देखी जाए कि SME के लिए जो काम किया है, रोजगार की बात करें तो रोजगार कितना अभी सृजन हो रहा है। आप देखें, ये बताते थे महंगाई 4.2% अभी चल रही है, ठीक है। GDP इन्फ्लेशन की बात, GDP की बात करते हैं आप, 1947 से जब देश आजाद हुआ, एक घराने का राज रहा, एक पार्टी का राज रहा। आप उसका आंकड़ा उठा लीजिए 60 साल का, कितनी GDP बढ़ी। आज हम किस GDP के बैठे हैं? तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम दौड़ रहे हैं, और 2047 में पूर्ण विकसित भारत कर 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने का एक लक्ष्य जो है उसी पाथ के ऊपर दिया है। अब सीधा सीधा किसी को, एक पर्सनल आदमी को तो बेनिफिट दिया नहीं जा सकता। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, राजस्थान को इस देश का पार्ट नहीं है क्या? ये राजस्थान को भी मिलेगा।
जो अनाउंसेस हुए हैं, आज 50 लाख करोड़ की कभी सोच भी थी क्या? 5 लाख करोड़ के बजट में हाथ पैर फूल जाते थे कांग्रेस के। आज हमने 50 लाख करोड़ की जो बात की है उसकी आय के साधन भी निश्चित शर्मा किए साहब, हैं। राजस्थान नजर नहीं आ और रहा सबसे है, बड़ी बात है उसमें मध्य प्रदेश नजर नहीं आ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश नजर नहीं आ रहा है, बिहार ही बिहार नजर आ रहा है। तो कहीं कहीं चिंता इस बात की क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या उसको परिलक्षित करने के लिए वहां तक? देखिए, चुनाव इस देश में होते रहते हैं, हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है। चुनाव को अपन लिंक करेंगे तो वो बैठेगी नहीं। हाँ, बिहार को जो बेनिफिट मिला, बिहार में आप आबादी देखिए अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा आबादी बिहार में है, तो बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए। कांग्रेस के पेट में दर्द है कि बिहार को हमेशा पीछे रखा है इन्होंने। बिहार के लोगों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? बिहार के लोगों को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि वहां पे लोगों को रोजगार के साधन मिले, उनका पलायन हो रहा था, वो बाहर जा रहे थे। अभी उनके पास ऑप्शन है, बाहर जाओ तो ठीक है, आपका डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो बिहार की आबादी को देखते हुए वहां सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर की खाली सरकार बचाए रखने का बहाना है और क्या लेना देना है? ये आपकी सोच। शर्मा साहब, बस सरकार को बचाए रखने का फार्मूला और कुछ लेना देना नहीं। चुनाव है और लगातार विपक्ष जो है वो इस बात को मुद्दा बना रहा है कि बिहार का उसके अंदर गुणगान किया गया। दूसरे राज्य भी हैं, आप अगर वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें तो यूपी में भी पॉपुलेशन कम नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है, राजस्थान सबसे बड़ा जो है अगर हम क्षेत्रफल के उससे सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल के साथ साथ जनसंख्या को भी देखा जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? बिहार की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जहां लोग रहते हैं वहां सुविधाएं सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तो बिहार को दो टेन्योर सरकार में रहे, तब हम बिहार क्यों याद नहीं आया? बिल्कुल, लास्ट बजट में भी ये चिल्ला रहे थे कि बिहार को याद कर रहे हैं, बिहार को याद कर रहे हैं। बिहार को हमने दिया, पहले भी दिया, आज भी दे और आगे भी देते रहेंगे। हमारी सरकार सर्वांगीण विकास पे याद है, सबका साथ सबका विकास। तो फिर सबको क्यों नहीं दिया? फिर बिहार की बात क्यों कर रहे हो शर्मा जी? बिहार के लिए कहाँ सबकी बात है? राजस्थान में क्या है? राजस्थान में क्या? मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में खाली बात कर रहे हो। आज उधर बंगाल में क्या दे दिया? बहुत बड़ा राज्य है बंगाल में, सब कुछ ये क्या दे दिया? क्या दे दिया? बंगाल में क्या सड़कें क्या दे दिया आपने? पुल नहीं बनेगी, सड़कें तो 4 रुपए। अरे भाई साहब, आपका कोई सरकार का कुछ नहीं है लेना देना। 4 रुपए सेस लगता है पेट्रोल पर, डीजल पर लीटर पर। आपका कोई दान पुण्य में नहीं दे रहे हो और टैक्स दे करके सड़क पे चलना पड़ रहा है। आई समझ में ना? रोड टैक्स देते हैं हम रोड टैक्स देने के बाद में टोल टैक्स और देते हैं और ग्रीन टैक्स और देते हैं। क्या एहसान कर रही है सरकार? हमसे लाखों रुपए ले रही है, 10 लाख की गाड़ी में 5 लाख टैक्स ले लेती है। और क्या एहसान कर रही है हमके ऊपर, हमारे ऊपर? एक बार राजकुमार जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजकुमार जी, क्या लगता है? क्योंकि देखो, अगर हम आम आवाम की बात करें तो पेट्रोल डीजल पे दाम कम होने की उम्मीद लेके वो इस बजट को देख रहा था जी। महंगाई कम हो इसको को लेकर वो सोच रहा था कि इस बार शायद कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे उत्पादन हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, वो कुछ सरकार ने कोशिश की है, कुछ बिंदुओं पर छूने की कोशिश की है। किसान जो है, किसान को जिस तरीके से भी भंवर सिंह जी भी कह रहे हैं कि किसान को कुछ नहीं मिला है, क्या लगता है आपको भी कि क्या अभी भी किसान के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? इतना अभी स्कोप अभी बना हुआ है? जी, मेरी किसानों की बात को मैं एक लाइन में समाप्त करता हूं। अगर किसानों के लिए ये उनकी जो मूल आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करते तो आज किसान सड़कों पे नहीं होते, उनके ऊपर इनको गोलियां और लाठियां नहीं चलानी पड़ती, अपने ही देश में उनके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक नहीं होता। और दूसरी बात, पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। अरे ये लोग वो है जो 72 रुपए 73 रुपए पेट्रोल डीजल मिलता था, जो 35 रुपए की कह के जनता को गुमराह करके सत्ता में आए थे। और पिछली बार कहते थे अरे कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये कम नहीं कर रही केंद्र में। अब तो दोनों जगह आपकी है ना प्रभु, कम कर दीजिए। किसने रोका? हमने तो नहीं रोका ना, कोई विपक्ष तो मना नहीं कर रहा ना उस चीज के लिए। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जैसी सोच वैसा तन हो जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात का बहुत बड़ा दीवाना हूं, जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है उसी देश का रुपया गिरता है। डॉलर उनका उस देश की करेंसी रुपया अपना देश का वो है। तो इन्होंने क्या कि भाई साहब आपको 58 रुपए पे देके गए थे हम, 87 रुपए पे चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी कितने गिरे हुए हैं वो उनके खुद के स्टेटमेंट से जारी होता है। और शांति मैं आपके बीच में बोला गया, सुनिए, समता रखिए, अपना सच देखने का आईना देखने की क्षमता रखिए। हम सुनते ना आपको, आप भी सुनिए। दूसरी बात, आपने बोला था कि नया उत्पादन के लिए, जब से देश आजाद हुआ ना, पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो संग्रह जो आता है, जिससे इस देश में जीडीपी में मदद मिलती है, वो कम आया है। कम क्यों आया? उत्पादन कम हुआ। कम क्यों हुआ? कि इन्होंने वो व्यवस्था सारी खत्म कर दी, डाउन हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स ज्यादा, मतलब इन्होंने उत्पादन किया ही नहीं और जीडीपी कम आई है। समस्या क्या होती है कि 7.6 से 6 पे ये लोग आ गए,
लेकिन अभी भी बातें कहां से करें गुमराह के लिए, मिलियन ट्रिलियन वो जैसे करते ना, इतने 1000 करोड़ 1,00,000 मीणा करोड़, जी, 2 लाख। ये और जो दूसरी बात, ये जो ग्रोथ है ना, ये भी नकली ग्रोथ है। मैं आपको समझा सर, दूं, सुनिए, क्योंकि सुनिए। आम आदमी को समझ में नहीं दूसरी आता बात, हम है। ये जो आपके- ग्रोथ है, इन्होंने फार्मूला चेंज कर दिया कांग्रेस से। जी, बिल्कुल। ये 4% पे भी नहीं, अभी जो अरे ये- कांग्रेस के जमाने की ये ग्रोथ का सिर्फ- कैलकुलेशन मेथड था, उससे 4% पे है। 2003 में एक कानून बना था कि राजस्व जो घाटा होता है उसको आप 3% से ज्यादा नहीं रखोगे। 4.9% ये लोग चल रहे हैं। ये पैसा जा कहां रहा है? न किसानों को मिल रहा है, न कर्ज माफी हो रहा है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, न इस देश में कोई विकास हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग घाटे में जा रहे हैं, तो ये पैसा किसका माफ हो रहा है? चलिए सवाल ये उठता है। घाटे की, राजकुमार जी, घाटे की जहां तक बात है, जो राजकोषीय घाटा है उसके अंदर कमी आई है, ये बात नहीं है कि, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें सीधे तौर पर है कि इस बार जो है वो घाटा कम भी हुआ है। और देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें, क्योंकि पहला फुल बजट है, क्योंकि पिछले साल चुनाव में थे, तो चुनाव में एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो लगता है। और लगातार जिस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के उस पर आएंगे, तो शायद उससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो और स्ट्रेंथन होगी। रही बात पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल में भी जो सरकार का फोकस है वो है अक्षय ऊर्जा के ऊपर। उसका है बैटरी वाली गाड़ियां चलें, इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलें, जो पोल्यूशन है वो कम हो, ये कोशिश है। और यही जो परिलक्षित है उनके बजट में, जो आज निर्मला सीतारमण का जो बजट है उसमें देखने को भी मिला है। तो बैटरियां अगर कम होगी तो जो बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उसके अंदर जो है वो कमी आएगी। जो उनके जो बड़े बड़े पैसे देकर खरीदनी पड़ रही है उसमें बिल्कुल उसमें कमी आएगी। एक अच्छी बात है। पेट्रोल और डीजल पर हम पूरी तरीके से नहीं रह सकते हैं। सर ये ऐसी चीज है जैसा आपने बताया ना कि सरकार, वो बोलते हैं ना देसी राजस्थानी में कहावत है, कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू। अरे कब बैटरियां बनेगी, कब ईवी तक की गांव गांव पहुंचेगी? आप तो वो लोग थे ना 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देने वाले, क्यों नहीं कम करते? अब तो हर जगह सरकार है आपकी। दूसरी आपको मैं इनके बजट की बात बता देता हूं जी, कि जो रिक्वायरमेंट थी, जो इन्होंने कटौतियां की है, आप देखिए कैपेक्स में 11,01,111 करोड़ चाहिए थे, इन्होंने सीधा सीधा उनमें से 92,682 करोड़। हेल्थ में आप देखिए 89,287 करोड़ चाहिए थे, 88,000 करोड़ कर दिए। ऐसे एजुकेशन में कम किए, एग्रीकल्चर में कम किए, सोशल वेलफेयर में करके, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट में भी इन्होंने कम कर दिया। तो आप साल दर साल विकास दर, वो सामाजिक कल्याण जिससे सीधा आम आदमी को फायदा पहुंचता है, उसको आप कम करते जा रहे हो। फिर बोलते कि देश को हम विकसित बना देंगे। अरे भाई आप खुल के, लपड़ा क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो इस देश का संचालन, जो इस देश का जो संचालन कर रहे 3-4 व्यक्ति, उसका पेट बनना है, उनको बड़ा बनाना है। दूसरी उनकी प्रवक्ता रक्षा कैसे करते हैं? इनके प्रवक्ता सिर्फ ठहरे हुए गांधी, नेहरू, पाकिस्तान, एक परिवार, दो परिवार। अरे भाई साहब, इस पे भी जवाब लेंगे, बाहर निकल के राजकुमार जी, इस पे भी जवाब लेंगे, लेकिन अभी बजट पर फोकस रखें अपन। बजट पर फोकस रखें। देखिए शहरी विकास, बजट पे बोल रहा हूं, शहरी विकास के लिए भी ला दिया था, तो मैंने थोड़ा सा उनको वो दिखाया कि कभी इससे बाहर निकल के इस देश की वास्तविकता से रूबरू होइए। जी बिल्कुल, हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आप सरकार में हो, आप नहीं होगे तो कौन? हम तो विपक्ष में, हम तो हमेशा आवाज उठाएंगे और आवाज उठाएंगे, और उस आवाज को दबाने के लिए आपसे सदस्यता रद्द करते रहिए। आपकी बात कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि निंदक नियर राखिए ये होता है और ये रखना चाहिए। और अगर विपक्ष की नहीं सुनेगी सरकार तो इतना आसान नहीं होता है सब चीज़ें। चलिए एक बार शर्मा साहब की तरफ फिर लौटूंगा। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से दोनों जो हमारे साथी हैं वो लगातार सरकार के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो पिछले बजट था उससे भी इस बार जो है उसमें कटौती की गई है, लेकिन सरकार जो है कई बात कह रही है कि शहरी विकास के ऊपर 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड जो है वो बनाएगी, ग्रामीण विकास पर भी काम करेगी, और उसके साथ साथ तो युवाओं और महिलाओं की आप जिस तरीके से बात करें, गरीब तबके की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी उनका फोकस रहेगा। तो कैसे रह पाएगा? देखिए कहाँ से आंकड़े ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछली बार था रिवाइज बजट वो 10,40,000 करोड़ था, और अभी 10,80,000 करोड़ रुपए उसका किया गया है। और पिछले बजट में जब पहले से पहले बजट आया था उसमें बोला गया था कि 10 साल में हम 16 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करेंगे। तो वो फेज मैनर में होगा, एक साथ थोड़ी डेवलपमेंट में पैसा डलता है, धीरे धीरे डलता है। तो 10 लाख करोड़ रुपया 10 साल में करेंगे तो 16 करोड़ रुपये होगा, और उसका फायदा मिलेगा देश को। तो दूसरी बात ये करते हैं शहरी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी 1,25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आज शहरों को खाली 5 शहर दिखाने को थे हमारे पास, आज कितने हैं? आज अहमदाबाद भी दिखाया उन्होंने, दूसरे शहर भी दिखाए। तो हमारे पास शहर की मतलब जो G20 हुआ आपने देखा कहाँ कहाँ किया हमने, तो हमारे पास आज शहरों की संख्या बढ़ गई। तो हम हर शहर पे विकेंद्रीकरण विकास का करना चाह रहे हैं, केंद्रीकरण नहीं करना चाह रहे। केवल 4 मेट्रो सिटी पे फोकस नहीं है, सभी शहरों पे फोकस है। तो ये हमारा विकेंद्रीकरण विकास होगा, पूरे देश में होगा। दूसरी बात ये बोले कि साहब ये पेट्रोल डीजल की बात,
आप देखिए देश जब से आजाद हुआ, आप पूरा 10-10 साल का आंकड़ा उठा लीजिए, गूगल पे भी मिल जाएगा, और हमेशा ग्रोथ जो रेट बढ़ती है ना, वो परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं, खाली वैल्यू टर्म्स में नहीं देखते। आज परसेंटेज टर्म्स में जो इन्होंने इनके कार्यकाल में वृद्धि हुई, हमारे कार्यकाल में उससे 1/3 भी वृद्धि नहीं हुई है। तो क्या आप ये मानते हो कि आपने झूठ बोला था उस समय पे? परसेंटेज टर्म पे देखिए, झूठ बोलते जब अगर आप ये सामने कि आपने जनता को क्या मतलब है? आप भी दोहरी एक तरफ तो हमारे लोगों ने बोला कि सस्ता करेंगे, एक तरफ बोलते कि इस तरह से भाव बढ़ रहे हैं की बात करें कीजिए ना, देश आजाद हुआ ना, हमने झूठ बोला, हमारा जुमला हमारा दिख रहा है, बोलिए ना, काम दिख रहा है लोगों को, क्या तो शासन से बाहर, अरे भाई साहब किसी भी राज्य में आपकी सरकार लेके सहारा लेना पड़ गया ना, से निकाला है, देख लो, और इसी की वजह से अरे आप अपना आईना देखिए, संविधान लेते हैं, जनता चाहिए, सहारा लेना पड़ गया आपको, लोगों को विचारधारा से मेल नहीं खाती। आप ये स्वीकार कीजिए, जिस हिसाब से आप पेट्रोल डीजल की गणना बता रहे हो स्वतंत्रता के बाद, तो सीधा सीधा स्वीकार कीजिए ना। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से सुनो, बिल्कुल आपके हिसाब से हम मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी के हिसाब से सर मान लेते हैं कि इनकी गणना हुई है, तो फिर खुला ये भी तो मानो ना शर्मा जी, हमने सवाल ये भी उठता है कि जब ग्लोबल लेवल पर जब कच्चे तेल के दाम जब घटते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट राज्य में भी होना चाहिए, देश में पूरे में नजर आना चाहिए, ऐसा नजर नहीं आता है, तो ये चिंता का विषय जरूर है। हाँ, हम दूसरी सोर्स के ऊपर जा रहे हैं, हम दूसरे सोर्स को तलाशने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रीफाई हो जाए, हम जो है बैटरी दुनिया को जाना ही पड़ेगा, दुनिया को जाना ही पड़ेगा, अल्टरनेट हम उसको कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार ने उसको लेकर भी फोकस किया है, एआई जैसे सेगमेंट को लेकर भी फोकस किया है, और एआई का अपना एक टूल जो है भारत सरकार लेके आने वाली है, अच्छी बात है ये। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इससे जो हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी, क्योंकि एआई जो है वो खुद सेल्फ जो है कई लोगों की नौकरियां खाने वाला है। क्या लगता है उसके ऊपर कोई आपका प्लानिंग है, कि सरकार का प्लानिंग है? बिल्कुल पूरा प्लानिंग है, एआई के लिए अलग से डिपार्टमेंट है, और एआई देखिए आपको टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा, यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी को अवॉइड नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी के साथ में बढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से आज हम 100 रुपए का विकास कर रहे हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ कर रहे हैं, तब हमारी ग्रोथ जियोमेट्रिक होगी, गुणात्मक वृद्धि होगी, और गुणात्मक वृद्धि में अवसर भी गुणात्मक पैदा होंगे। तो अपन ये नहीं कह सकते कि एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से ये हो जाएगा। जब हम जनता का क्या होगा जिसका मासिक है 80% अपडेट हो रही है, 20% नहीं है, ये जो सुविधाएं मिलेगी ना 20% को भी नहीं मिलेगी। 80% जो रोजमर्रा का काम करता है ना, उसको क्या फायदा मिलेगा? उसका न्यूनतम वेतन बढ़ाएगा आपने। आप मेरी बारी का एक बार लोगों के पास देंगे। 2014 में जनता की जनगणना कितनी थी साहब? 80 करोड़, और बजट क्या था? 20 लाख करोड़। आज जनसंख्या हो गई 140 करोड़, और बजट का साइज हमने ढाया कर दिया, 50 लाख करोड़ से ऊपर हो गया, तो खर्चा तो बढ़ रहा है जनता के लिए। 12 लाख रुपए की लिमिट क्यों की? कि कंजम्पशन के अंदर पैसा आएगा। आठवां वेतन आयोग लागू करने की बात हो गई है। तो हम जनता की आमदनी कैसे बढ़े उस पर भी ध्यान कर रहे हैं, और कंजम्पशन कैसे। 4 दिन पहले लोकसभा से सवाल पूछा जाता है, सुनिए बताइए ना, बिल्कुल बोला है, झूठ बोल रहे चुनाव के लिए, क्या पता बनाओगे नहीं बनाओगे, कोई भरोसा नहीं है सरकार का। भरोसा तो सर आपने कभी करना सीखा ही नहीं, झूठ बोल किया काम कर रहे हैं, जुमला फेंक रहे चुनाव में जुमला फेंक रहे हो खाली, और कुछ नहीं है। ऐसा भरोसा कर दिया, और आपके उस ना जो जनता ने आपको जो आईना दिखाया ना, उसका परिणाम है कि आप बार बार बिहार को बदल दिया, राजस्थान को भी दे रहे हो, बताइए हमारे भाई साहब 400 सीटें लेके निकले थे, मुसलमान देश लेके संविधान बदलने को लेकर 400 जा रहे हैं। आपको बहुमत से भी बात कर दिया, बजट के मुद्दे से थोड़ा कौन करता है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? कौन हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगता है? कौन जात पात के नाम पे वोट मांगता है? अभी आप बताइए, आपने निर्णय लिया या आपने बनाई थी LIC? ये तो नेहरू ने बनाई थी भाई।
आपने क्या बनाया था एलआईसी में? प्राइवेट आपका क्या योगदान है एलआईसी में? निजी क्षेत्र में निवेश को किसको फायदा होने वाला है? देश की जनता पढ़ी लिखी है, सब जानती है। क्या पढ़ी लिखी जनता ये बातें कहने से कुछ नहीं आता है। शर्मा साहब, आप चिंता इस बात की है, आप जो प्रॉफिटेबल चीजों को अपने लोगों को दे रहे हो, आप उनको बेच रहे हो, ये आपका क्या अधिकार है? जो चीज आपने बनाई नहीं, जिसका आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आप उसको उनसे जवाब ले लेते हैं, कह रहे हमने इतने हजार करोड़ एक बार जवाब ले लेते हैं शर्मा जी से, किसने जवाब ले लेते हैं। आप राजकुमार जी, बोला क्या है वो तो सुनिए। शर्मा जी, चिंता इस बात की है कि बीमा क्षेत्र को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है, तो चिंता इस बात की है कि बाहर का जो इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, तो सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीमा हमारे लिए, स्वास्थ्य बीमा हुआ या बीमा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर आदमी के जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट होगा, वो चिंता का विषय है। तो वो उसके ऊपर आप क्या कहना है? बताऊं, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा, बीमा एक आवश्यक बन गई है आज की डेट में। हर आदमी को बीमा मिले, स्वास्थ्य का बीमा भी मिले और जीवन का बीमा भी मिले, जो एक्सीडेंट भी होता है और टर्म प्लान भी होता है। तो वहां पे हमारे यहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम एरिडा है उसके लिए। कोई आदमी ऐसे कुछ भी कर देगा, ऐसे तो आदमी जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है तो हर क्षेत्र में उसका नहीं, एलआईसी में आप क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर मौजूद है ना। अरे बीमा क्षेत्र में मतलब एलआईसी और क्या है? निजी क्षेत्र और क्या में नहीं निजी क्षेत्र में नहीं बोला। देखिए, क्षेत्र में आप ये समझिए ना, निजी क्षेत्र भी तो है ना बीमा क्षेत्र में, करे ना ये तो समझिए ना। अगर विश्वास होगा चली जाएगी वहां पर। बाहर की कंपनी, बाहर की कंपनी 100% बीमा देना चाहती है, सुविधा, तो बीमा सुविधा मिल रही है देशों को, देश के। अरे आप तो एलआईसी को कर रहे हो, हमारा कहना एलआईसी के लिए, ना कि और किसी के लिए। एलआईसी का नाम, एलआईसी का नाम लिया ना, बीमा क्षेत्र में कौन है? एलआईसी आपके हाथ में कौन सा बीमा क्षेत्र है? बीमा क्षेत्र आपके हाथ में कौन सा बीमा क्षेत्र है? ये तो बताइए ना, ये हमारे हाथ में क्षेत्र है। अभी रिसेंटली फ्यूचर वाले ने किया है, बाहर वाले ने आके। अरे प्राइवेट सेक्टर है ना यहाँ मौजूद, उसको करने दो ना। कौन मना कर रहा है? आपको कराओ। क्षेत्र की बात, अगर लोगों का विश्वास एलआईसी में है, आज भी उसका सबसे ज्यादा परसेंटेज एलआईसी के अंदर विश्वास है भारत के लोगों का, आप उसको जबरदस्ती प्राइवेट में के लिए बात ही नहीं हुई। आपने तो कैसे नहीं हुई? एलआईसी का आईपीओ आया तब आप चिल्ला रहे थे कि एलआईसी का आईपीओ आया, सब पेश दिया। अरे भाई, वैल्यूएशन क्रिएट किया आपने, इशू चालू कर दिया लोगों ने। जिस कंपनी का, सरकारी कंपनी का वैल्यूएशन अरबों करोड़ों डॉलर था, किसको नहीं बेच रहे हो आप? किसको नहीं बेच रहे हो? रेलवे को बेच रहे हो, सबको बेच रहे हो। हमने उसको आज बिजली का निजीकरण कर रहे हो राजस्थान के अंदर। सहभागिता जरूरी है साहब, आप निजी क्षेत्र को अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं, निजी क्षेत्र है ना, वो तो अपना डेवलपमेंट कर रहे हो। तो निर्मला जी ने सीधे तौर पर अपने उसमें भी बजट भाषण में भी कहा है, निजी क्षेत्र अपना डेवलपमेंट करके बनाना एयरपोर्ट। आपने जयपुर का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, था क्या वो जनता के पैसे का बना एयरपोर्ट है जयपुर, आपने कैसे दे दिया उसको? देखिए, कोई भी आता, अडानी की बात नहीं है, कोई भी आता, अरे वो आपका दोस्त है, उसी को मिलता है भाई, और किसी को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। चलिए, राजकुमार जी अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस बजट में जो नजर आई है, वो आई है फूड डिलीवरी जो बॉयज हैं, जो बिल्कुल उनके लिए, उसके लिए कानून पहले से उनके लिए राजस्थान में तो बिल्कुल अच्छा है। तो अगर उसको नजीर लेते हुए अगर केंद्र ने आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये गीग वर्कर, ओला और उबर के वर्कर जो है ना, यूके में इनको कंपनी का वर्कर माना करेगी भारत सरकार। हिम्मत है उनको घोषणा करे ना, अगर आप वास्तव में काम करना चाहते हो तो घोषणा करे ना सरकार, लेकिन नहीं करती है। जवाब लेते हैं शर्मा जी से। मजदूरों को गुलाम बना रहे हो। तो क्या लगता है गिग वर्कर्स के लिए जो इतना बड़ा एक लिया है, उनका बीमा होगा, क्योंकि उनकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है और धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। शर्मा साहब कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि आपको, जैसे कि उनको कंपनी का वर्कर माना जाता है, क्या सरकार मानने को तैयार है? क्या बीमा देने को तो तैयार हो गई है, लेकिन क्या उनको वर्कर माना जाएगा? रात दिन को भागते हैं, 2 लाख रुपए का बीमा देंगे उनको मरने के लिए, वो भी मरेगा तो 2 लाख ले जा, तो 2 लाख में उसके बच्चे पल जाएंगे क्या पीछे? मन में बात सोचिए। शर्मा जी से ले लेते हैं विचार बनाए, कोई विचार नहीं, हमें पता है ना क्या विचार है, रोज वही काम करते हैं। अरे सुनिए सर, वही काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स हैं और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। सबको सुविधाओं के लिए एक अलग से फंड बनाया है। रही बात परमानेंट और नॉन परमानेंट, राजस्थान ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले बनाया। ये निजी क्षेत्र में यदि कोई वर्कर काम करता है तो उनकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो बंधे होते हैं, उसका वो पालन करते हैं, उस हिसाब से वो चलता है। निजी क्षेत्र की सारी चीजों में आपको सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए थी ना उनको, करने के लिए आपने खाली 2 लाख का मरने पे बीमा करने की बात कर रहे हो। सामाजिक सुरक्षा ईएसआई की है 2 लाख, 20 रुपए का आप बैंक सेविंग, अरे 2 लाख रुपए बीमा है, 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है, आपको जानकारी नहीं है। 20 रुपए का सेविंग, अपने पैसे से तो 20 रुपए साल का, उसके बाद कौन दे रहा है? 20 रुपए साल में कौन दे रहा है? मिल रहा है सब, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा है।
कहीं नहीं मिल रहा। अब यही तो बात है। आप बता दीजिए, कौन से 2 लाख रुपया बीमा दे देंगे, उसमें है क्या? हमें भी मालूम पड़ जाएगा भाई, हम चुप रहे हैं। उनको जो है ना, कहने से आप पहले देखिए बीमा- आंगनबाड़ी वर्कर महिलाएं लाखों करोड़ों की संख्या में देश में आंगनबाड़ी में मिड डे मील के अंदर उनको कुछ नहीं दिया गया है। उनका वेतन मान कितना आपको पता है? 2,500 रुपए महीने। अरे शर्म आनी चाहिए हमको कि 2,500 वो जो खाना बनाती है ना मिड डे मील महिलाएं, उनका वेतन है शर्मा जी। आपने कभी जमीन पे जाके इस मिनिस्टर ने देखा ही नहीं है, जाके देखिए। अच्छा, आप घोषणा कर रहे हो क्या? देखिए एक बार आप घोषणा कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करवा लेंगे, लगाऊंगा फिर। ये मिनिमम वेज लागू नहीं है किसी पर भी, नहीं है। ऐसे जनरलाइज बात नहीं। अरे जनरलाइज नहीं है ना तो उन पे आंगनबाड़ी पे, ना मिड डे मील वर्कर पे, ना राजकुमार जी, राजकुमार जी भी अपनी बात कहना चाह रहे थे। कानून लागू नहीं है, ना किया इन्होंने जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होता है किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा। तो इस बार जो करीब 10 लाख करोड़ का जो है वो व्यय करेगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए लगातार पुल्स बन रहे हैं, लगातार रेलवे का विस्तार हो रहा है, लगातार सड़कों का विस्तार हो रहा है, हमारी दूरियां कम हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो इस मामले में तो आप नंबर देंगे कि नहीं देंगे इस बार बजट में? आपने बोला कि 10 लाख करोड़ का इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, घोषणाएं करना और उसको धरातल पे लाके लागू करना पिछले बजट में भी तो थी ना। 10 लाख क्या किया? कौशल विकास के लिए कितने युवाओं को दे दिया? आप नाम बताओ ना, मैं तो खुली आपको चुनौती दे रहा हूं कि आपने बोला कि 12 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, 2 के नाम गिना दो, कहीं बना दे। तो आपने बोला 10,000 बायो इनपुट केंद्र किसानों के लिए बनेंगे, 10 गिना दो, हम तो तब भी मान जाएंगे। 10,000 की जगह 10 में कर रहे। और दूसरी बात, कभी इन्होंने बोला निजीकरण का खुला समर्थन किया कि निजीकरण करेंगे जब देश बढ़ेंगे। प्रभु मैं आपको बता देता हूं, इंदिरा जी अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं करती ना, तो जिस गाड़ी में बैठ के आप यहाँ आए ना, उसके लिए लोन भी आपको नहीं मिलता। कोई एक धेला नहीं दे सकते। चुनिंदा लोगों को लोन मिला करता था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इस रेलवे को जनता को सौंपा, इस एरोप्लेन को जनता को सौंपा, LIC बनाई ताकि देश का आम आदमी उसमें बीमा कर सके, नीति आयोग का गठन किया। आप लोग उन सब जो आम लोगों को सीधे तौर पे जो सुविधा मिल रही थी उसका निजीकरण करके, और वो कहते हैं कि जो दिल में होता है वो जिह्वा पे आता है। अभी आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि निजीकरण जरूरी है। अगर यही निजीकरण शुरू से होता ना, तो शायद जो यहाँ ऑफिस में भी जितने बैठे होंगे ना, उनको मोबाइल भी फाइनेंस में नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, घर नहीं मिलता, उन सबको लेना पड़ता है। तो आप वो तो छोड़िए। और दूसरी बात, जो आप जिन बातों का आंगनबाड़ी का इनका खंडन कर रहे हैं, मैं आपको खैर सलाह देने वाला तो कौन होता हूँ, लेकिन एक अच्छी सी बात बताता हूँ। एक बार धरातल पे उन लोगों से जाके मिलो, उनसे बात करो, कितना आपको मिल रहा है, क्या आपकी दुविधा है। मैं दावे के साथ कह देता हूं कि चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने रहना, लेकिन दिल से आप कभी कैमरे के सामने ये बात बोल नहीं पाओगे कि उनका हम भला कर रहे हैं। अच्छा, आप मिलो, कांग्रेस ने 5 साल में जाके आप मिलो, होंगे ना। समय अरे कांग्रेस ने मिले होंगे। सुनो, हम मिले समय की कमी है। हम मिले हैं, हम मिले तभी आवाज उठाते हैं। समय की कमी है। बीच में जाते, हमने तो बनाया भाई साहब, आपने क्या बनाया? और हम राजकुमार जी, समय की कमी है, समय की कमी मेरे पास, समय की कमी है। राजकुमार जी मेरे पास समय की कमी है। एक लाइन में आप इस बजट को कैसे देखते हैं, एक लाइन में आप बता दीजिए। मेरे पास बिल्कुल समय की बहुत कमी है, बिल्कुल 10 सेकंड आपके पास। ये बजट बिल्कुल पूरी तरह आम लोगों के पक्ष में नहीं है। इस देश की जनता को गुमराह किया गया है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया गया है, बिहार को दिया गया है। और टैक्स स्लैब, कुछ भी बातें जो इन्होंने बोली, एक भी क्लियरिटी के साथ नहीं बोली जो जनता। भंवर सिंह जी एक लाइन में। मजदूर, किसान, विद्यार्थी और जन और महिला विरोधी बजट है। जो ज्ञान की ये बात कर रहे हैं ना, उन सब के खिलाफ बजट है, क्योंकि ये कर्ज देने वाला बजट है, केवल कर्जदार बनाने वाला बजट है। फिर जब कर्जा चुकेगा नहीं तो उससे आत्महत्या करेंगे। कितने पारिवारिक लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान होकर। वो आत्महत्याएं और बढ़ाने का काम ये बजट करेगा। चलिए शर्मा साहब कैसा देख रहे हैं इस बजट को? सर, ये आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य दिया था, उसका पथ को आगे बढ़ाता हुआ ये बजट है। और ये सर्वांगीण विकास को सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का बजट है। चलिए, तो बजट पेश हो चुका है, अब इसका इंप्लीमेंट होगा, अब आगे इस पे चर्चा होगी और उसमें कुछ हो सकता है, कुछ संशोधन और उसके बाद जो है वो इस पे इंप्लीमेंटेशन होगा। अब क्या होगा वो तो अगले साल तक पता चलेगा, जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी उसके बाद चलेगा कि आखिर हमारे हाथ में, आम आदमी के हाथ में, किसान के हाथ में, युवा के हाथ में, महिला के हाथ में और गरीब के हाथ में आया क्या।
तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे साथीगण जुड़े, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कांग्रेस से राजकुमार मीणा साहब जुड़े, प्रियव्रत शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, CPIM से भंवर सिंह जी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपका बजट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।